Assalamualaikum. Our today's topic is synthetic polymers, chapter number 12. सिंथेटिक पॉलीमर्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स होते क्या हैं, पॉलीमराइजेशन क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं और कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम पॉलीमर की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? आर हायर मॉलिकुलर वेट चेन्स लाइक मॉलिक्यूल्स। सही है, वो स्पीशीज़ जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा हो वो कहलाते हैं पॉलीमर्स। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है? वो स्टेप जिससे हमारे पास पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स मिलते हैं और वो मिलकर क्या बना देते हैं, एक लार्ज जो है हाई मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल बना देते हैं, मतलब कि पॉलीमर बना देते हैं। तो मोनोमर से जो पॉलीमर की फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसका हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के 4 स्टेप्स होते हैं: एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इसको अभी हम आगे देखते हैं, पहले कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। अब डेंटिस्ट्री के अंदर जब हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सही है, हमारे पास जो पाउडर होगा, लिक्विड होगा, उसके अंदर ये चीज़ें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। इनिशिएटर होता है, एक्टिवेटर, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर, इनहिबिटर और फिलर। जो हमारे पास इनिशिएटर होता है वो है हमारे पास बेंजोइल पर ऑक्साइड। सही, इसका नाम है बेंजोइल पर ऑक्साइड। इसका क्या काम होता है? ये हमारे पास करता है फॉर्म फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कराता है। जबकि जो हमारे पास एक्टिवेटर है उसका नाम है एन डाइमिथाइल पिटोलिडीन। से ये इसका नाम है, जिसको हम टर्शरी अमाइन भी कहते हैं, टर्शरी अमाइन। ये हमारे पास क्या कराता है? ये एक्टिवेट करता है पर ऑक्साइड को। पेरोक्साइड क्या है? ये हमारा जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, मतलब कि इनिशिएटर हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड है जो कि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। जो एक्टिवेटर है एन डाइमिथाइल पिटोलिडीन, वो हमारे पास इसको एक्टिवेट करता है, मतलब कि एक्टिवेटर नहीं होगा किसी चीज़ के अंदर तो फ्री रेडिकल्स भी नहीं बनेंगे। फिर एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल डाइमेथाक्राइलेट। ये हमारे पास है क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जो कि क्या करता है? इम्प्रूव करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को एंड इन्हेंस या प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के बाद उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्रॉस लिंकिंग एजेंट। फिर है प्लास्टिसाइज़र है हमारे पास डाई एंड ब्यूटाइल। इनके नेम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, वाइवा में, थ्योरी में, दोनों में बहुत पूछते हैं। डाई एंड ब्यूटाइल एफ्थिलेट, ये है हमारे पास प्लास्टिसाइज़र। ये क्या काम करता है? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो हमारे पास लॉन्ग चेन्स बन रही हैं, पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? छोटे छोटे मोनोमर्स मिलते हैं और एक बड़ी चेन बन जाती है, पॉलीमर बन जाता है। तो वो चेन्स आपस में इंटेंगल ना हो तो उनको लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करेगा वो प्लास्टिसाइज़र प्रोवाइड करता है। फिर है हमारे पास इनहिबिटर होता है हाइड्रोक्विनोन। ये हमारे पास क्या करता है? प्रिजर्व करता है शेल्फ़ लाइफ को। हमने पढ़ा था ना, शेल्फ़ लाइफ क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पर जो भी हमारा मटेरियल है वो स्टोर रह सके रूम टेम्परेचर पर, तो उस शेल्फ़ लाइफ को ही प्रिजर्व करता है, मतलब कि बढ़ा के रखता है, प्रिजर्व द शेल्फ़ लाइफ। जबकि जो हमारे पास फिलर है, अब अच्छा फिलर का नाम नहीं है हमारे पास कि फिलर का नाम क्या है, जैसे सबके नाम है यहाँ पे। फिलर का नाम नहीं है, इसका फंक्शन है बस ये रिड्यूस करता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को। अब हमारे ये स्टेप्स हैं 4 से: एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। पहला स्टेप से ये पहला स्टेप क्या था हमारा? एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास पेरोक्साइड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशिएटर, मतलब कि जो बेंजोइल पेरोक्साइड था वो डिकम्पोज होगा। जब वो डिकम्पोज होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। फ्री रेडिकल्स फॉर्म, या तो आप ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इनिशिएटर डिकम्पोज और एक्टिवेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्री रेडिकल्स फॉर्म। फिर है इनिशिएशन में अब क्या है? हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं पहले स्टेप में, अब ये फ्री रेडिकल्स फर्दर मोनोमर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब कि फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विथ मोनोमर। ये हमारे पास मोनोमर के साथ मिलते रहे
और चेन बनती रही। प्रोपगेशन क्या है कि हमारे पास जो कहने में ये बना है ना, इनिशिएशन के नतीजे में हमारे पास और चेन्स बन रही हैं, मतलब कि ये फ्री रेडिकल्स बनते जा रहे हैं, ऊपर से एक्टिवेशन होती जा रही है, फ्री रेडिकल्स बनते जा रहे हैं और ये फ्री रेडिकल्स और मोनोमर्स के साथ रिएक्ट करते जा रहे हैं। तो एक इन्हेंस एक जो है ना क्या नाम है लार्ज चेन बन जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट की लार्ज चेन बन रही है। इसको हम कह रहे हैं प्रोपगेशन पॉलीमर्स की। और टर्मिनेशन वो स्टेप होता है जहाँ पर हमारे पास सप्लाई ऑफ मोनोमर एग्जॉस्ट कर जाता है, मतलब कि अब हमारे पास फ्री रेडिकल को और मोनोमर नहीं मिल रहा है कि वो रिएक्ट करें और आगे जाके चेन बनाएं। सही है, क्या आता है कि जो फ्री रेडिकल्स है वो मोनोमर्स के साथ मिल रहे थे और चेन बना रहे थे। अब जब मोनोमर्स ही नहीं मिल रहे तो वो फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करके चेन बनाएगा, तो सप्लाई ऑफ मोनोमर एग्जॉस्ट हो जाती है और डेड चेन बनती है। डेड चेन मतलब क्या है, एक ऐसी चेन फाइनल चेन बन गई जो कि फर्दर आगे रिएक्ट नहीं करी है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स थे पॉलीमराइजेशन के। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन से, ये पॉलीमराइजेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होती है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और ये टाइप हमारे पास इसको अच्छा कंडेंसेशन में बताती हूँ। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन को हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सही है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन वाइल स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन अच्छा बेसिकली जो हो रहा है ना, वो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही, जैसे कि हमने जिप्सम में पढ़ा था, जो सेटिंग रिएक्शन था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे सेटिंग रिएक्शन तो नहीं हम कहेंगे, हम कहेंगे कि जो पॉलीमराइजेशन जो स्टेप्स पूरे हो रहे होते हैं ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब कि हीट डिसिपेट करती है, हीट इवॉल्व आउट होती है। जब हीट इवॉल्व आउट होती है पॉलीमराइजेशन में, तो हम उसको कहते हैं सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। सही, व्हेन हीट डिजॉल्व इवॉल्व आउट और डिसिपेट, ऐसी पॉलीमराइजेशन को हम कहेंगे सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। व्हेन हीट इवॉल्व। एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं पॉली ईथर्स। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमारे पास जो बनते हैं ना पॉलीमर्स, वो होते हैं अल्कीन टाइप पॉलीमर्स। सही है, इसकी एग्जांपल है पॉली ईथर्स। और जो क्या नाम है हमारे पास पॉलीमर्स हैं वो है अल्कीन टाइप पॉलीमर्स। और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है नायलॉन 6 और सिलिकॉन रबर्स। इसमें हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट होता है वो इवॉल्व होता है, जो कि यूजुअली क्या है हमारे पास वाटर है। वाटर अगर इवॉल्व आउट हो रहा है साथ साथ तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और अगर वाटर नहीं हो रहा तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन, और अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो वो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। हमारे पास एक टाइप होती है पॉलीमराइजेशन की कैटायनिक रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। डेंटिस्ट्री में जितनी भी पॉलीमराइजेशन हो रही है ना, मोस्ट ऑफ दी, वो है हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब कि वही फ्री रेडिकल्स बनते हैं और एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन हमारे पास एक और टाइप है पॉलीमराइजेशन की, वो है कैटायनिक रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये जो पॉलीमराइजेशन होती है इसके अंदर एक रिंग ओपन होता है। अब वो रिंग क्या होता है, वो या तो अमाइन रिंग होगा या ऑक्सीरेन रिंग होगा। अमाइन रिंग किसके अंदर होता है, पॉलीईथर्स के अंदर। पॉलीईथर्स क्या इम्प्रेशन मटेरियल है। और ऑक्सीरेन रिंग अगर ओपन होगा तो वो कॉम्पोजिट्स के अंदर होगा। ये दोनों के अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या है। ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर रिंग ओपन हो रहा है उसको हम कहते हैं कैटायनिक रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। और उसका क्या मकसद होता है, क्यों होता है, वो क्या करता है, रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करा देता है बाय प्रोड्यूसिंग स्लाइट एक्सपेंशन। उसके अंदर थोड़ी सी एक्सपेंशन करा देगा। जब एक्सपेंशन होगी तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन खुद ब खुद रिड्यूस हो गई है। तो कैटायनिक रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का हमारे पास ये मकसद होता है। अब हमारे पास पॉलीमर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, तो हमारे पास सबसे पहले पॉलीमर्स आ जाते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स।
और अमorphous पॉलीमर्स। डेंटिस्ट्री में जितने ज़्यादा पॉलीमर्स हैं वो सारे अमorphous पॉलीमर्स हैं, सही है। जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं उसके पास हमारे पास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी होता है। इसको आप लिख लेंगे कि टाइप ऑफ पॉलीमर विच हैव बोथ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, TG लिख रही हूँ मैं इसको, सी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड मेल्टिंग टेम्परेचर, MT मेल्टिंग टेम्परेचर। while amorphous polymers are those type of polymers which have only glass transition temperature। ऐसे टाइप पॉलीमर्स की जिसके अंदर सिर्फ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा उसको हम कहते हैं अमorphous पॉलीमर्स, सही है। अब ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है इसको देख लेते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है हमारे पास, इट्स क्लोज टू मेल्टिंग टेम्परेचर या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास जो होती है ना वो चेन्स इस तरीके से बिहेव करती हैं कि जैसे कि वो मूव कर रही हैं, सही है। इसको हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच molecular motion becomes such that whole chains are able to move। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, वाइवा में पूछते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है हमारे पास, क्लोज टू मेल्टिंग टेम्परेचर है। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है वो इस तरीके से हो जाती है, ऐसा लगता है कि जो जितनी भी पूरी चेन्स हैं वो मूव कर रही हैं, सही है। तो उसको हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं उनके पास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी होता है और मेल्टिंग टेम्परेचर भी होता है। अब ये दोनों हैं तो अलग अलग चीज़ें, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज टू मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब ये नहीं कहेगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्लोज है तो दोनों कैसे होगा, इसके अंदर हैं तो अलग अलग चीज़ें ना। बाकी अमorphous के अंदर क्या होगा, सिर्फ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। जो अमorphous पॉलीमर्स होते हैं बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, अगर वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे नीचे हैं तो वो कहलाते हैं हमारे पास रिजिड सॉलिड्स, सही है। वो कैसे कंडीशन में होंगे, सॉलिड्स कंडीशन में होंगे। वाइल अबव ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो हमारे पास होंगे फ्लेक्सिबल सॉलिड या विस्कस लिक्विड, इस फॉर्म में होंगे। सो ये क्या पढ़ा हमने कि बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रिजिड सॉलिड्स और अबव ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर फ्लेक्सिबल सॉलिड्स या विस्कस लिक्विड। अब हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब क्या है कि पॉलीमर्स को सॉफ्ट करना और मोल्ड करने का तरीका, मतलब कि हम किस तरीके से अपने डेंचर बेस के अंदर पॉलीमर को हम डालेंगे। तो वो हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला हो गया इंजेक्शन मोल्डिंग। इनके जस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, बुक में भी हमारे पास जस्ट नाम लिखे हैं। सो ये इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, वैक्यूम फॉर्मिंग और डो मोल्डिंग। तो जो डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज़ वो है डो मोल्डिंग। जो अभी आप लोग पार्शियल डेंचर बनाओगे ना तो उसके अंदर ये होता है कि आप जब पॉलीमर को ऐड करते हो, मतलब कि आप जब हमारे पास जो एक्टिवेटर होता है और जो हमारे पास फिलर होगा उसको जब आप मिलाते हो तो दोनों के रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट होती है। तो वो जो है ना हमारे पास एक डो फॉर्म में आ जाता है, जैसे आटा होता है उस तरीके की डो होती है ना टाइप की, तो वो उस फॉर्म में आ जाता है। तो फिर हम उस डो को लगाते हैं अपने पूरे डेंचर बेस के ऊपर। तो जो मोस्ट कॉमनली मेथड हम यूज़ करते हैं फैब्रिकेशन के लिए वो है डो मोल्डिंग। वाइल हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और वैक्यूम फॉर्मिंग। अब जैसे पॉलीमर्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स और अमorphous पॉलीमर्स। इसी तरीके से पॉलीमर्स की कुछ टाइप्स और हैं। एक हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कैसे होते हैं, जो कि सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जब उनको हम हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाए और रीहार्ड वापस से अपनी सॉलिड कंडीशन में आ जाए ऑन कूलिंग, सही है। जब हम उनको कूल करें तो वापस से वो रीहार्ड हो जाए, जबकि अगर हम उनको हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाएं। तो ऐसे पॉलीमर्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। जबकि हमारे पास दूसरे टाइप के पॉलीमर्स हैं थर्मोसेटिंग, सही है। थर्मोसेटिंग कैसे होते हैं, थर्मोसेटिंग या कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दो नाम है इसके। ये होता है हमारे पास हार्ड ही रहते हैं, मतलब कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं।
और हम किस तरीके से करते हैं, हम जो हमारा मोनोमर होता है ना, उसके अंदर हम अपना फिलर ऐड कर देते हैं। जो भी हमारा फिलर होगा वो ऐड कर देते हैं और फिर वो पॉलीमराइज़ेशन हो जाती है। मतलब कि रिएक्शन क्या है कि मोनोमर के अंदर हमने अपना फिलर ऐड किया और उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास पॉलीमराइज़ेशन हो जाएगी। और फिलर का क्या काम था, वो श्रिंकेज कम करवाता है। अब श्रिंकेज होती क्या है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम पॉलीमराइज़ेशन के पूरे स्टेप्स हो रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, या बाय प्रोडक्ट इवॉल्व हो गया, जैसे वाटर इवॉल्व हो गया, तो उसके अंदर श्रिंकेज हमें नज़र आती है। तो उस श्रिंकेज को कम करने के लिए हम फिलर ऐड करते हैं। अब हमारे पास जो एक मोनोमर जो बहुत ज़्यादा हम डेंटिस्ट्री के अंदर देखते हैं, उसका नाम वो है मिथाइल मेथाक्राइलेट। सही, ये भी अब आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, मिथाइल मेथाक्राइलेट। और इसके नतीजे में जो हमारे पास पॉलीमर बनता है ना, वो होता है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। सही है, मिथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर है और इसके नतीजे में जो हमारे पास बनता है पॉलीमर वो है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। तो जब मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है तो इनके दरमियान में जो श्रिंकेज होती है ना, वो 21% श्रिंकेज होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, कितने परसेंट श्रिंकेज हो रही है जब मिथाइल मेथाक्राइलेट कन्वर्ट हो रहा है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट में, तो 21% श्रिंकेज हो रही है।